होपफुली कि अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन विजिबल है। ओके। और होपफुली कि मेरी वॉइस भी क्लियर सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। आई थिंक आज कोई नेटवर्क का ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक है। ओके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंजाइम्स को लेकर के, और रिमेनिंग जो पोर्शन बचा हुआ था आपका प्रोटीन्स का। सो आज की क्लास में हम लोग एंजाइम वाले पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी मैथमेटिकल एज वेल एज केमिस्ट्री के अप्रोच ज़्यादा होगा, बिकॉज आज की क्लास में हम लोग एंजाइम्स के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, एज वेल एज हम लोग देखेंगे एंजाइम का जो काइनेटिक्स है, किस प्रिंसिपल पे ये एंजाइम आपका काम करता है। जैसा कि आप सब लोग अपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ करके आ चुके हैं कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, और वो एंजाइम आपके केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो सवाल पूछा जाता है कि किस तरीके से एंजाइम आपका ऐसा काम करता है, और एंजाइम के पास ऐसा क्या है जिससे कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को क्या करता है, इंप्रूव कर पाता है। ओके। सो आज सारा सब कुछ आपको केमिकल रिएक्शंस के रेफरेंस में चीज़ें पढ़ने को होंगी। तो जिनका थोड़ा सा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड अगर छूट गया होगा तो शायद उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरी कोशिश यही होगी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएँ। और अगर आप में से किसी को भी बीच में किसी भी टर्म्स में या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई अगर डाउट समझ आएगा कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, तो आप उसे उसी टाइम पे अपना क्वेरी कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमको फिर से आप रिवीजन करा दीजिए। ओके। सो कल की क्लास में बेसिकली आप लोगों को कैमरा ऑफ कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल की क्लास में आप लोगों को बेसिकली एंजाइम्स के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया, एज वेल एज एंजाइम्स के जो फीचर्स हैं उनके बारे में बताया गया। साथ साथ में आपको एंजाइम के क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया जा चुका है। सो अब तक आपके पास एंजाइम को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, जिनमें से अगर हम उसको समराइज करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लाइक एज ये आपने जाना कि एंजाइम जिस तरीके से केमिस्ट्री में एक कैटलिस्ट होता है, वैसे ही एंजाइम्स आपका क्या करता है, एक बायो कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शंस के रेट को इम्प्रूव इंक्रीज करने का काम करता है। समवन इज ट्राइंग टू ऐड, सो अमित कुमार, आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, पहले भी बोल चुका हूँ कि प्लीज़ विद इन 5 मिनट्स क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए, बिकॉज एक बार क्लास जब स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ से स्विच करके फिर इस पेज पे आने में चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। सो रिक्वेस्ट है, आप लोगों को आधे घंटे भेजता हूँ लिंक, तो आप लोग उसको देख लिया करिए और टाइम से कोशिश किया करिए ऐड करने का क्लास। ओके। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि व्हाट एंजाइम डज, एक्चुअली में एंजाइम क्या करता है और एंजाइम किस तरीके से काम करता है। ये चीज़ को जानने से पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि एंजाइम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके पढ़ने के बाद आपकी समझ उस एंजाइम को लेकर के क्या बनी है। नॉर्मली आप सब लोगों ने जाना कि बेसिकली एंजाइम एक क्या है, एक ऐसा बायोमोलिक्यूल होता है जिसके पास बेसिकली क्या होता है, ये एबिलिटी होती है कि वो एंजाइम मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शंस के, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करता है, इंक्रीज करने का क्या करेगा, काम करेगा। नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पे उसके पास कुछ एक साइट होती है जिसको कि आप बोलते हैं दैट इज द एक्टिव साइट्स। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। इसका नाम ये एक्टिव साइट इसलिए रखा जाता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आपके एक्टिव फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, लाइक एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लाइक एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लाइक एस कार्बोनिल ग्रुप। ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब केमिकली अगर इस पूरे एंजाइम का स्ट्रक्चर देखा जाएगा, मान लीजिए अगर आपका एक एंजाइम है और इसका ये स्ट्रक्चर है, सो इस पूरे एंजाइम का जो सबसे एक्टिव जो पार्ट होगा वो आपका क्या होता है, दैट इज ये वाला होता है, और उस एरिया को आप एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। जहाँ पे केमिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ये सारे जो रिएक्टिव आपके ग्रुप होते हैं वो ग्रुप यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। साथ साथ में ये आपका एक्टिव ग्रुप क्या करता है, एक्टिव ग्रुप का जो शेप होता है वो हर एंजाइम का अलग अलग होता है, और इसी शेप का कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका क्या ये सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इसका एंजाइम का आपको इस तरीके का डायग्राम बना के बताऊं कि मान लीजिए इसका एक्टिव साइट कुछ इस तरीके से है, लाइक दैट। तो यहाँ पे अगर आपको 4-5 सबस्ट्रेट दे दिया जाए, लाइक एज एक ऐसे सर्कल में, और एक ऐसे ट्राइंगल में, और एक ऐसे स्क्वायर में इस तरीके से, और एक आपको इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको देख करके समझ में आएगा कि कौन सा एंजाइम, कौन सा सबस्ट्रेट आपके इस एंजाइम से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। आपने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दैट मीन्स व्हाट, each and every enzyme has their own specific shape of active sites, and for particular kind of a substrate molecule they will interact only to the that particular substrate molecule.
सो सभी एंजाइम्स के पास ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम आपने दिया है दैट इज एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट का क्या होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के कॉम्प्लीमेंट्री ही जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे उसे क्या करेगा, बाइंड कर पाएगा। जैसे अगर इस एंजाइम के लिए ये सारे ये चार आपके यहाँ पे सबस्ट्रेट हो, इन चारों को अगर इंटरेक्ट कराया जाए तो क्या ये वाला बाइंड कर पाएगा, तो आप यहाँ पे निशान लगा देंगे क्या, क्रॉस का, कि ये आपका बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि जो इसके शेप में ऐसे जाकर क्या हो सके, फिट बैठ सके, उस वाले मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन बनाएगा। ये ट्राइंगल है, ये भी बाइंड नहीं कर पाएगा, ये हेक्सागोनल है, ये भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ ये स्क्वायर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये जाकर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो मतलब जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल होंगे उनके कुछ एक्टिव ग्रुप और एंजाइम का एक्टिव साइट पे पाए जाने वाले कुछ रिएक्टिव ग्रुप, इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका केमिकल इंटरेक्शन होता है। और वो केमिकल इंटरेक्शन कैसा होगा, दैट इज द नॉन कोवेलेंट होगा। कैसा होगा, नॉन कोवेलेंट। मतलब कि यहाँ पे आपके कौन कौन से आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आएगा, आयनिक इंटरेक्शंस आएंगे। इस तरीके के इंटरेक्शंस क्या होता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में लगता है। और ये सबस्ट्रेट से जब आपका एंजाइम क्या करता है, बाइंड करता है, तो यहाँ पे इस सबस्ट्रेट को ये कन्वर्ट किस में करेगा, दैट इज द प्रोडक्ट में। तो आपने यहाँ पे देखा है कि जब कभी भी आपका एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड करता है, तो यहाँ पे आप डबल हेडेड एरो लगाते हैं और आप दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है, पी बन जाता है, प्लस एंजाइम क्या होता है, फ्री फॉर्म में चला जाता है। तो ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट किस में हुआ, पी में। और आपका किसी भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने के बाद भी एंजाइम के कंसंट्रेशन पे या एंजाइम के अमाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो जैसा रिएक्शंस के पहले था वैसे ही रिएक्शंस के बाद ही क्या होता है, अवेलेबल होता है। मतलब एक ही जो एंजाइम है वो मल्टीपल नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को क्या कर सकता है, कैटालाइज कर पाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। ये जैसे ही रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा और कन्वर्ट किसमें करेगा, प्रोडक्ट में, फिर से क्या होगा, फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा वाला सबस्ट्रेट आएगा, इससे बाइंड करेगा, इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। सो एंजाइम जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका काम करने का उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा ही है कि वो कुछ इस तरीके का शेप होता है और यहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट पाई जाती है, इसको क्या आप एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। और वही एक्टिव साइट जो होता है वो सबस्ट्रेट से बाइंड कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। कभी कभी, नॉट ऑल, कुछ कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें इस एक्टिव साइट के अलावा एक दूसरा साइट होता है जिसको कि आप एलोस्टेरिक साइट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। ये एलोस्टेरिक साइट क्या करता है, ये सबस्ट्रेट से नहीं, सबस्ट्रेट के अलावा दूसरे किसी मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए क्या होता है, साइट होता है। जैसे कभी कभी आप आगे जब पढ़ेंगे कि इनहिबिटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये एलोस्टेरिक साइट पे जब भी कोई मॉलिक्यूल क्या करता है, आकर के बाइंड करता है, तो इनके बाइंडिंग हो जाने से ये जो एक्टिव साइट का कॉन्फर्मेशन होता है वो एक्टिव साइट के कॉन्फर्मेशन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। और जब ये चेंज हो जाएगा तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अभी तक इससे बाइंड कर पा रहा था, अब वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंडिंग एफिनिटी इसकी क्या होती है, लेस हो जाती है या बाइंड नहीं कर पाता है। सो एंजाइम के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो दो ये साइट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली नजर आएंगे और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट मेन साइट होती है जहाँ से कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करता है, बाइंड करता है। एक्टिव साइट इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से फंक्शन परफॉर्म होते हैं और ये कंटेन करते हैं कुछ एक्टिव ग्रुप, लाइक ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लाइक एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लाइक एज कार्बोनिल ग्रुप। ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। और एलोस्टेरिक साइट्स वो होते हैं जो कि अदर देन एक्टिव साइट्स होते हैं और ये सबस्ट्रेट के अलावा दूसरे किसी मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए साइट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये एक जनरल आइडिया है आपके पास दिमाग में एक्टिव साइट या एंजाइम को लेकर के। इसके साथ साथ में आपने ये भी जाना है कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के कि एंजाइम कभी भी किसी भी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को, मतलब कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। इसकी ये प्रॉपर्टी में आता है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए सपोज कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा कि मान लीजिए ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसको क्या करना है, पीसेस में ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। तो मान लीजिए कि ये विदाउट आपका एंजाइम का रिएक्शन हो रहा है, डब्ल्यू ई का मतलब होता है विदाउट एंजाइम। इसको पीस में तोड़ना है, मान लीजिए यहाँ पे 10 पीस में तोड़ना था, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से पीसेस में ब्रेक करना है। तो फॉर एग्जांपल कि इस लकड़ी के पार्ट को तोड़ने के लिए नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे क्या लग रहा होगा, 10 मिनट का टाइम लग रहा होगा फॉर एग्जांपल। लेकिन यही काम इसी लकड़ी के सेम लेंथ की लकड़ी को अगर जब यहाँ पे
एंजाइम के प्रेजेंस में क्या कराया जाए, काम अगर कराया जाएगा तो तोड़ेगा ये अभी 10 ही पीस। इसका करना काम यही है कि 10 पीस में क्या करेगा, तोड़ देगा। लेकिन जो ये टाइम ड्यूरेशन था, मीन्स जो समय का कॉस्ट थी, वो अब 10 मिनट के बजाय हो सकता है यहाँ पे सिर्फ क्या लगे, आपका 5 मिनट्स ही लगे। सो इससे ये मैसेज जाता है कि एंजाइम कभी भी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, बढ़ाता है। और अगर किसी भी रिएक्शंस का रेट बढ़ जाएगा तो उसमें लगने वाला जो टाइम होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बायो कैटालिस्ट मीन्स एंजाइम क्या करता है, रिएक्शंस के रेट को क्या करता है, फास्ट कर देता है। और जब ये फास्ट करेगा तो टाइम की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी, मीन्स लेस हो जाएगी। सो नॉर्मल मीन्स विदाउट एंजाइम और विद एंजाइम के रिएक्शंस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या समझ में आएगा आपको। नंबर पहला कि इसको करने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, इसको करने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और यहाँ पे रिएक्शंस क्या होगी, आपकी स्लो होगी, और यहाँ पे रिएक्शंस क्या होगी, आपकी फास्ट होगी। ये आपके बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। सो एंजाइम किसी भी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को विदाउट अफेक्ट किए हुए ही उस रिएक्शंस के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। यहाँ पे सवाल आता है कि रेट को कैसे बढ़ाता है, क्या करता है कि वो रेट को बढ़ाएगा। उसके लिए एक आपके पास टर्म आता है, दैट इज नोन एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है। एंजाइम का प्राइम ड्यूटी क्या होता है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। सो एंजाइम increase the rate of reaction of any biochemical reactions by lowering its activation energy। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने के लिए वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। इसको कहीं पे ऐसे स्टार लगाइए और इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक लाइन का ये आंसर रहेगा, क्योंकि यही से आपके एमसीक्यूज फंसते हैं। आपको सारी हिस्ट्री पता होगी, लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको ये फैक्ट नहीं मालूम होगा कि कैसे एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है, तो आप उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लोग उसको समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर आपको यहाँ पे एक 100 मार्क्स का क्या लूँ, टेस्ट लूँ, क्या लूँ, टेस्ट लूँ, ओके। और इस टेस्ट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या हो जाए, 70%, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे अभी इस ग्रुप में 32 लोग प्रेजेंट है, मान लीजिए मैंने 30 ले लिया, या सिर्फ इस क्लास में जो पार्टिसिपेंट्स है मान लीजिए सपोज 15 लोग हैं। सो 15 कैंडिडेट्स में से पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, आपको क्या लगता है, क्या सारे कैंडिडेट पास हो जाएंगे अगर 70% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा तो? सो आंसर इज नो। ओके, हो सकता है कि बेसिकली इस 15 में से कोई 5 बच्चे क्या करें, 75 से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। बाकी हो सकता है बच्चों की पॉसिबिलिटी क्या हो, 75 से कम में स्कोर कर पाएँ। मैं किसी को अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, फॉर आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। आप सभी लोग पोटेंट हैं और सब लोग अपने अपने आप में दावा करते हैं कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। तो किसी को भी यहाँ पे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आप समझने के लिए बता रहे हैं आपको। सो 70% अगर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा तो वहाँ पे प्रोबेबली चांस क्या बनेगा कि पास होने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर इसी टेस्ट में ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको 70 के बजाय घटा करके मैं 30% कर दूं, तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि यहाँ पे हो सकता है कि सारे के सारे बच्चे क्या हो जाए, पास आउट हो जाए, मतलब कि 100% रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी बनती है। सो ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, यही है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। 70% का मतलब हुआ है कि आपको अपने काम में 70% से ज़्यादा एफिशिएंट होना है, आपको अपनी अपनी एफिशिएंसी 70% से ज़्यादा रखनी है। सो आपकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप एक्टिव रह पाएंगे, तभी आप अपने आप को पोटेंट बना पाएंगे। 30% का मतलब होता है कि आपको अपने काम में 30% भी अगर आपको जानकारी है तो भी आप आसानी से उस काम को पास हो जा रहे हैं। सो 30 पर ये जो परसेंट क्वालिफाइंग है, यही क्या है आपका, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी है। सो एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे मान लीजिए जो कैंडिडेट्स थे वो आपका सबस्ट्रेट हो जाएगा, परसेंटेज जो था वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी।
तो यही एंजाइम का काम होगा कि जो नॉर्मल कंडीशन में इसको 70% चाहिए होगा मार्क्स, अब उसको क्या करेगा 30% ही कर देगा। और 30% जैसे होगा वैसे ही फटाफट फटाफट सारे रिएक्शंस क्या होंगे, मतलब सारे कैंडिडेट पास होना शुरू हो जाएंगे, मतलब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो इसको एक ग्राफिक की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका ये दो एक्सिस है और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात किया जा रहा है, और ये सबस्ट्रेट का एनर्जी है, और ये बैरियर आपको जो दिखाया जा रहा है वो मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट। ये नॉर्मली यहाँ से यहाँ आपको जो दिख रहा है यही इनका क्या है, एनर्जी बैरियर है। मतलब कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब तक इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को अटेन नहीं कर लेगा, अचीव नहीं कर लेगा, तब तक इस बैरियर को, मतलब ये बैरियर है, इसको आप बोलते हैं केमिकल बैरियर। तो जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका इस एनर्जी लेवल को क्या करता है, अचीव कर लेता है, तब जाकर क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में अगर कोई आपसे कॉम्पिटिशन कराया जाता है, कोई फॉर्म फिल कराई जाती है, तो वहाँ पे फॉर्म में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। क्या सारे बच्चे फॉर्म भर पाते हैं? नहीं। आपको एलिजिबल होना पड़ता है कि अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर आप अभी CSIR नेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं दिसंबर वाले के लिए, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि भैया आपका 55% मास्टर डिग्री होना चाहिए, मतलब MSc होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और अगर आप JRF के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो एज है वो बेसिकली क्या है, 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये कुछ आपके पॉइंट दे दिए गए हैं, इन बेसिस पे आपको सिलेक्शन, मतलब कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी आपको दी गई है। वैसे ही रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक क्राइटेरिया है कि अच्छा भैया इतना अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएगा। एंजाइम क्या करता है, यही जो एनर्जी का बैरियर होता है ना, इसी एनर्जी बैरियर के एनर्जी लेवल को ही क्या करता है, कम कर देता है ऐसे। इसी को आप बोलते हैं लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। यही है आपका कॉन्सेप्ट एंजाइम के काम करने का। तो भैया इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसने कैसे किया, यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी होगी। तो जो जनरल आइडिया है आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जानी चाहिए कि एंजाइम कैसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसके रेट को बढ़ा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको एक रफ आइडिया लग चुका होगा। अब हम लोग आएंगे टॉपिक पे और देखेंगे कि एग्जैक्टली में एंजाइम कैसे काम करता है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दैट इज द व्हाट एंजाइम डज। एक्चुअली में एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो क्या कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, या कोई एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के को एक्टिव करता है, क्या करता है जिससे कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कुछ पॉइंट्स को लेकर के। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम बेसिकली किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और कैसे? बाई लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया गया कि एंजाइम के प्रेजेंस और एब्सेंस से इक्विलिब्रियम के पोजीशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। मैंने आपको ये एग्जांपल करके बताया था कि ये लकड़ी का टुकड़ा है और इसको 10 पीस में तोड़ना है, तो यही करेगा चाहे वो एंजाइम का प्रेजेंस हो चाहे एब्सेंस हो। बस प्रेजेंस से टाइम की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब टाइम आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। एंजाइम डज नॉट चेंज द रिलेटिव एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो इनिशियल एनर्जी थी, जिसको कि आप IE के नाम से जानते हैं, और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, जिसको कि आप फाइनल एनर्जी के नाम से जानते हैं, तो उस एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं लाता है आपका एंजाइम मॉलिक्यूल। मतलब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी इनिशियल थी वो एंजाइम के प्रेजेंस में भी वही रहेगी और एंजाइम के एब्सेंस में भी वही रहेगी। जब आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी को लॉस करके क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो उसकी जो फाइनल एनर्जी होगी वो तब भी वही रहेगा जो आपका एंजाइम के एब्सेंस में था और एंजाइम के प्रेजेंस में भी था। मतलब ये इस बात से आपको क्या समझ में आता है कि एंजाइम कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है किसी भी चीज़ को। एनर्जी देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, उसके पीछे रीजन अलग है, न कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देता है। ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया कि रिलेटिव जो एनर्जी होगी आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेज का, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, वो दोनों क्या होंगे, आपके सेम रहेंगे, उनपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
सेम का मतलब ये नहीं कि जितना एनर्जी इसका होगा उतना एनर्जी इसका हो जाएगा। सेम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर ये रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है तो भी, और एंजाइम के एब्सेंस में हो रहा है तो भी, रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी दोनों केस में सेम होगी, और प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शंस रिमेन्स अनचेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। किसी भी रिएक्शंस का जो फ्री एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी दोबारा एक कॉन्सेप्ट आया किसका, थर्मोडायनामिक्स का। एक्टिवेशन एनर्जी भी आपका थर्मोडायनामिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, राइट। इक्विलिब्रियम भी आपका केमिस्ट्री का ही टर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि कई सारे टर्म्स आपको इसके आएंगे। सो फ्री एनर्जी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि उसको काम करने के लिए क्या करता है, कैपेबल बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब मॉर्निंग के टाइम पे क्या करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, जहाँ कहीं पे भी आप काम करते हैं, चाहे पीएचडी कर रहे हैं, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे टीचिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग के टाइम पे जब आप जाते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, राइट। आप नाश्ता पानी करके जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, दोपहर में लंच भी लेते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, काम कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, वर्क कर पाते हैं, राइट। लेकिन यही एनर्जी जैसे जैसे आपके वर्किंग आवर्स बढ़ते जाते हैं, मान लीजिए अगर इवनिंग की बात करें, अगर आप 10 से 5 वाली जॉब करते हैं, तो अगर आप इवनिंग की बात करेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल क्या होती है, वहाँ पे डाउन हो जाती है, और डाउन होने की वजह से आपकी जो वर्क करने की एफिशिएंसी है वो भी क्या होगा, आपका डाउन हो जाता है, राइट। तो ये डाउन होना मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी में फ्री एनर्जी नहीं है, और ये फ्री एनर्जी की वजह से ही आप अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे थे और काम कर पा रहे थे। सो फ्री एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, दैट इज एनर्जी टू डू द वर्क। ऐसी एनर्जी जो कि हमको काम करने में हेल्प करती है, जिसकी हेल्प से हम काम कर पाते हैं, वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं, वो हमको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब लगातार अगर हम ऐसे बोलते रहेंगे तो हमारी एनर्जी पूरी क्या होगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। शायद मेरे मेरे बोलने की जो रेट होगी वो थोड़ी स्लो हो सकती है, स्लो हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्री एनर्जी थी, जिसको कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था कि आपको क्लास लेना है, सो वो फ्री एनर्जी धीरे धीरे मेरी क्या होगी, कंज्यूम हो चुकी होगी। सो फ्री एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिक सिस्टम का, ऑर्गेनिक लिविंग सिस्टम का हो सकता है, और वो एनर्जी उनको काम कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। सो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया था फ्री एनर्जी को लेकर के कि किसी भी रिएक्शंस का जो फ्री एनर्जी होगा वो हमेशा क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। मतलब उनके फ्री एनर्जी में कोई चेंजेज आने वाले नहीं है। ये 4 जो पॉइंट आपको यहाँ पे बताए गए हैं, इन पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही पॉइंट आपके एग्जाम में एमसीक्यूज बन करके आते हैं। जो लोग भी सीएसआईआर के लिए या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव आईसीएमआर का जो भी आपका लैब असिस्टेंट के लिए या फिर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो भी पोस्ट आई हुई है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, आप और भी कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही लाइन आपके एमसीक्यूज के ऑप्शन से बन करके आ चुके हैं, और उन्हीं पॉइंट को लेकर के आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू और फॉल्स, ऐसे करके आपको दिया रहेगा। तो आप इनके सही स्टेटमेंट को जानते रहिए, जैसा भी सवाल आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से उसको बता पाएंगे। ये ग्राफ आपको बताता है कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर आपको जो ये पर्पल वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन दिखाती है कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस का कैटलाइज करने वाला रिएक्शंस नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं है, मतलब कोई एंजाइम नहीं है। तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यहाँ है। ये मान लीजिए आपका बेस एनर्जी है, इसको आप बोलते हैं कि एनर्जी बैरियर मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसके अटेन न करने से कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, और वो पास नहीं होगा, मतलब प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, राइट। उसी को आप बोलते हैं दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इस रिएक्टेंट से मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एनर्जी को अचीव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को आप बोलते हैं activation energy, EE. So activation energy of any reaction of any reactant molecule can be defined as what? A minimum amount of energy required to participate in any chemical reaction for a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, या एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है।
सो ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये कैटालाइज्ड रिएक्शन है, मतलब एंजाइम के प्रेजेंस में है, और ये अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, मतलब एंजाइम के एब्सेंस में है। सो एंजाइम के एब्सेंस वाले में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो आपका एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल से इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या है, आपका ज़्यादा है। सो इसको आप बोलेंगे हाई एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से आपके मिनिमम से मिनिमम रिएक्शंस हो पा रहे हैं। जबकि ये जो ग्रीन वाली लाइन दिखाई दे रही है जहाँ पर आपका ये स्लोप ऐसे कम बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हैं दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर कभी भी आपको ऐसे सिर्फ ग्राफ दे करके पूछेगा कि कौन सा लाइन या कौन सा स्लोप आपका कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड या प्रेजेंस या absence ऑफ एंजाइम को बताता है, तो आप इसको देख करके आसानी से बता पाएंगे। जिस किसी भी ग्राफ में, जिस किसी भी लाइन में आपको वो पीक ज़्यादा दिखाई देगा, जहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा दिखाई देगी, उसको आप बोलेंगे दैट इज अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस या absence ऑफ एंजाइम, और जबकि जिसका एनर्जी लेवल आपको कम दिखाई देगा उसको आप बोलेंगे कैटालाइज्ड रिएक्शंस या प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ओके। सो आपने यहाँ पे जाना कि बेसिकली ना तो एंजाइम आपका क्या करता है कि कोई केमिकल इक्विलिब्रियम के पोजीशन को चेंज करेगा, और ना ही उसके इनिशियल और फाइनल स्टेज ऑफ एनर्जी को चेंज करेगा, और ना ही उसके फ्री एनर्जी के कंटेंट में कोई चेंजेस लाता है। ये रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएगा, कैसे, ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कम कर देता है। तो सवाल अगला यहाँ पर आता है कि कैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ पे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो क्या इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये दे रहा है, या कैसे ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है। क्या आप में से किसी के पास कोई आइडिया है इस चीज़ को लेकर के कि एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कैसे कम करता है एंजाइम, और कैसे उसके एक्टिवेशन एनर्जी कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है। अगर है तो आप उसको 2 मिनट के अंदर में कंक्लूड कर सकते हैं, और ये टाइम शुरू होता है अब आपका, और आप सब लोग फ्री हैं अपने आप अपने अपने आंसर्स को बताने के लिए। सवाल आप ही लोगों से पूछा गया है। हाँ जी। नो आइडिया सर। ओके, वेरी गुड। सो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। मतलब सवाल मेरा ये था कि अभी तक आपने ये जान लिया कि कोई भी एंजाइम किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज कर रहा है जस्ट बिकॉज बाय लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपने देखा कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है किसी भी सब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, जो कि उस रिएक्शंस की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है एनर्जी को, उसको अचीव करने के लिए चाहिए होती है। उसको आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जब तक वो एनर्जी की वैल्यू नहीं अचीव कर पाएगा तब तक वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है या प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आपने ग्राफ से ये भी देखा कि जो एंजाइम होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, लोअर कर देता है। तो सवाल मेरा यही था कि कैसे करता है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग अब कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्या आप लोगों ने अब इससे पहले एक टर्म आता है जिसका नाम है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी, नाम सुना है? ओके। जब कभी भी कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में क्लास के लेक्चर में आपको दिखाया था कि मान लीजिए आपका ये एंजाइम मॉलिक्यूल है, और एंजाइम मॉलिक्यूल क्या करता है, जब आपका सबस्ट्रेट से क्या करता है, बाइंड करता है। तो जब यहाँ पे केमिकल इंट्रैक्शंस होते हैं ना, तो वो केमिकल इंट्रैक्शंस से बेसिकली जब आपको मालूम है कि नॉर्मली जब कोई बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, लगती है। ऐसा एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये यूनिवर्सल नहीं है। बहुत सारे बॉन्ड ऐसे जिनको कि जिनके ब्रेकआउट होने पे एनर्जी निकलती है बजाय के लगने की। सो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंजाइम से क्या कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो इनके बाइंडिंग होने से जब ये इंट्रैक्शंस हो रहा होता है, बाइंड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जिसको आप बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी डेसिफर द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और उसी बाइंडिंग एनर्जी की हेल्प से वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होता है, लोअर हो जाता है। और जिसकी वजह से बेसिकली आपका एंजाइम उस रिएक्शंस के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या इसके पीछे का लॉजिक है, हाउ एंजाइम वर्क्स, कैसे एंजाइम काम करता है।
कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, पहले इनको देख लीजिए। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, आयनिक इंटरेक्शंस हैं, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब इंटरेक्शंस आपका होगा तो वहाँ पे बनने वाले जो बॉन्ड्स होंगे उनको कि आप बोलते हैं दैट इज द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। और ये कई बारी वर्ड आपके आते हैं और आपको अब तक पता चल चुका होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं। मेजॉरिटी जो बॉन्ड यहाँ पे रोल प्ले करेंगे हाइड्रोफोबिक, आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब ये आपको यहाँ पे जो नेटवर्क ऐसे दिख रहा है क्रॉस क्रॉस में, ये वाला पूरा पोर्शन ये आपके इंटरेक्शंस को बता रहा है। यहाँ पे आपके क्या है, एक्टिव साइट्स है एंजाइम का, और एक्टिव साइट्स में पाए जाने वाले आपके सब ग्रुप हैं। और ये जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है सबस्ट्रेट, उसके पास भी क्या है, आपके ग्रुप हैं। तो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शंस हो रहा है। और इंटरेक्शंस का नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक, आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एमिट आउट होती है, जिस एनर्जी को आप बोलते हैं दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। और यही बाइंडिंग एनर्जी उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या होती है, आपकी कम हो जाती है। और अब आसानी से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ओवरऑल आपके पास जो की पॉइंट निकल कर के आया वो क्या, नंबर पहला कि एंजाइम आपका क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाएगा बाई कैसे, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और ये लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैसे हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी। So binding energy means what? That is the energy released during the interaction of a substrate to the active site of enzyme. Active site of enzyme के से substrate molecule के interaction से जो energy emit out होती है उसी को आप बोलते हैं that is the बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक फिगर है और इस फिगर से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे कोई भी एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो मान लीजिए आपका ये एंजाइम मॉलिक्यूल है, ये आपका इनका एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे इंटरेक्शन होगा तो पहले आपका एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि बहुत ही अनस्टेबल टाइप का होता है, वो तुरंत का तुरंत उसमें रिएक्शन होकर के अलग ही में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इसके बाद आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देन आपका प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, एंजाइम फिर से क्या होगा, आपका फ्री हो जाएगा। फ्री होने का मतलब वो ये हुआ कि उसका एक्टिव साइट अब दूसरे वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के बाइंडिंग के लिए क्या है, रेडी हो चुका है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द एंजाइम। एंजाइम करता क्या है और एंजाइम कैसे करता है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाई गई, जिसमें कुछ टर्म्स आपको आए दैट इज़ द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल इक्विलिब्रियम, और दैट इज़ फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट और एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए दो लॉ दिए गए हैं, जिसको कि आप बोलते हैं दैट इज़ द लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फीड मॉडल। तो ये दोनों मॉडल आपको दिए गए हैं और इन दोनों मॉडल के अकॉर्डिंगली आप बताते हैं स्टार्टिंग के, मतलब जब ही एंजाइम के बारे में इंफॉर्मेशन हुई तब से लेकर के लगभग लगभग कई सालों तक, मतलब ऐसा चलता रहा कि यही माना जाता रहा कि जिस तरीके से एक पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की होता है, अगर इस की के थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कोई डिविएशन आ जाए, ऐसे थोड़ा सा कट जाए या उठ जाए या कुछ भी हो जाए, तो बेसिकली ये आपका जो की होगा इस लॉक को ओपन नहीं कर पाएगा। और ये लॉक तभी आपका ओपन होगा जब तक आपका ये पर्टिकुलर काइंड का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स मीन्स आपका की नहीं आएगा। सो फिशर साहब ने क्या किया था, कंपेयर किया था लॉक एंड की को लेकर के एंजाइम सबस्ट्रेट को बताने के लिए। उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से आपका लॉक होता है वो लॉक कैसा काम करेगा, दैट इज द एंजाइम का, सबस्ट्रेट जो होता है जैसा काम करेगा की का। सो स्पेसिफिकली एक लॉक के लिए पर्टिकुलर शेप का, साइज का एक आपका की होता है। और ये बात अलग है कि आजकल डुप्लीकेट की भी बन जाती है। सो उस की को वो वाले लॉक को सिर्फ वही की क्या करेगा, ओपन कर पाएगा। ऐसे ही उन्होंने कंपेयर किया था कि जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइम का एक अपना स्पेसिफिक एक्टिव साइट होता है और उस एक्टिव साइट से सिर्फ वही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकता है जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का शेप जो होगा उसके एक्टिव साइट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से कि ये इनका अंदर का स्ट्रक्चर है, शेप है, और यहाँ पे इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर जाकर के फिट बैठ पा रहा है, तब जाकर के एंजाइम का सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम, ये आपको बताया जाता है कि एंजाइम हैज स्पेसिफिक शेप एट द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट भी बहुत ही स्पेसिफिक शेप होता है और फॉर ईच काइंड ऑफ एंजाइम देयर इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल।
और इट कैन ओनली बाइंड टू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सबस्ट्रेट एंड कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। एक एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सबस्ट्रेट होगा सिर्फ उसी से वो बाइंड करेगा। थोड़ा बहुत भी डेविएशन होगा तो वहाँ पे बाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। जबकि ये दूसरी जो थ्योरी दी गई जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड है, कोसलैंड ने दिया था 1958 में, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इन्होंने इसके अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पे फिगर में आप समझिए क्या बताना चाह रहा है कि एंजाइम का एक्टिव साइट है, ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्फर्मेशन में चेंजेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के। और तब जाकर के अभी यहाँ पे देखिए ऐसे राउंड शेप में था, यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर शेप में हो गया अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब इससे क्या करेगा, बाइंड करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ये इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या बताती है, बताती है कि जो एंजाइम होते हैं उनका एक्टिव जो साइट्स होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि वो एंजाइम अपना एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के शेप के अकॉर्डिंगली क्या करता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, उसमें कन्फर्मेशन अपने चेंजेस करता है और तब जाकर के वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्या करेगा, बाइंड करेगा। जबकि उन्होंने सॉरी जबकि इन्होंने क्या बताया था, इनके अकॉर्डिंगली ये था कि बेसिकली सबस्ट्रेट जो होगा वो फिक्स साइज का होगा, एंजाइम के जो एक्टिव साइट्स होंगे वो भी क्या होंगे, फिक्स टाइप के होंगे। कोई फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे नहीं होती है और जब तक अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलेगा तब तक वो बाइंड नहीं कर पाएगा, और जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा बाइंड कर लेगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री का थोड़ा बहुत भी अगर डेविएशन होगा तो वो बाइंड नहीं कर पाएगा। जबकि इंड्यूस्ड फील्ड थ्योरी ये बताती है फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के कि नहीं, ऐसा नहीं है, एंजाइम्स रिजिड नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं और थोड़ा बहुत अपने एक्टिव साइट की कन्फर्मेशन में चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब इसका कहीं से भी मतलब ये नहीं होता है कि एक ही एंजाइम सारे काइंड के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा, कहीं से मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन चेंजेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली एंजाइम में होता है, जो कि थोड़ी बहुत अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है अल्ट्रेशन का तो करके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, राइट। सो दैट इज वाई आप बताते हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं और एक पर्टिकुलर काइंड का सबस्ट्रेट से ही सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। तो इंडीज फिल थ्योरी और लॉक एंड की जो थ्योरी है वो दोनों आपको यही मैसेज देता है कि कैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है और किस तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। इनके अकॉर्डिंगली आपको समझने की जरूरत सिर्फ ये है, इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि इनका जो शेप होता है फ्लेक्सिबल नहीं होता है, रिजिड होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा। इन्होंने यही नाम दिया था, इंड्यूस्ड है फिट थ्योरी, कि सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत इसमें एंजाइम के उसमें क्या होता है, चेंजेज आता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जब कभी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो अगर एग्जैक्टली अगर मैचिंग का नहीं है तो थोड़ा बहुत क्या करेगा, अपने आप में कॉन्फर्मेशन चेंजेस करके उसको फिट करता है ताकि वो आसानी से उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर सके किसमें, प्रोडक्ट में। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कैटालिटिक मैकेनिज्म कि किस तरीके से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज करता है आपका एंजाइम और प्रोडक्ट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यहाँ पे है दैट इज द कोवेलेंट कैटालिसिस, कि जो आपका एंजाइम का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शंस हो रहा है, वहाँ पे कोवेलेंट कैटालिसिस हो रही है, मतलब वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ऐसा ही काइमोट्रिप्सिन में आपको दिखाया जाता है। दूसरा है जनरल एसिड बेस कैटालिसिस, जो कि लाइसोजाइम में आपको देखने को मिलता है, मतलब कि नॉर्मली जिस तरीके से एसिड और बेस में रिएक्शंस होते हैं वैसा रिएक्शंस होगा। या फिर मेटल आयन कैटालिसिस, जिस तरीके से मेटल आयन किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है या उसको कैटालाइज कर सकता है, उस तरीके से होगा। तो ये देयर आर थ्री जनरल मैकेनिज्म फॉर कैटालिटिक एक्शंस ऑफ एंजाइम, दैट इज द कोवेलेंट कैटालिसिस, जनरल एसिड बेस कैटालिसिस एंड मेटल आयन कैटालिसिस। ये तीन आपके क्या है, मैकेनिज्म है, जिनको कि आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये क्या है। क्या है का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि इस वाले रूल को फॉलो करते हैं, मतलब उनमें इस तरीके से होता है कि जैसे कोवेलेंट कैटालिसिस होगी, और कुछ में ऐसा होगा जो कि जनरल एसिड और बेस कैटालिसिस होगी, और कुछ में होंगे जो कि आपका मेटल आयन कैटालिसिस होगा। तो इनका आपको डिटेल में स्टडी नहीं करना है, सिर्फ ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एंजाइम कैटालिटिक जो मैकेनिज्म है वो कितने टाइप का पॉसिबल हो सकता है या कितना पॉसिबल टाइप से मैकेनिज्म चलता है। तो आपको यहाँ पे नंबरिंग कर दिया गया, दैट इज द 1, 2 एंड 3, ये तीन टाइप के हैं, कोवलेंट, एसिड बेस और मेटल आयन। ओके। सो यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है पढ़ने के लिए, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को लेकर के, कि आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप देखते हैं किसी भी रिएक्शंस में, मान लीजिए कि अगर आपका ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, दैट इज द प्रोडक्ट में। क्रिएट स्पेस।
मान लीजिए कि आपका क्या है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो जब आपका ये रिएक्शन से स्टार्ट हो रहा होगा तो उस टाइम पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ पे रिएक्टेंट आपका कितना था, 10 मॉलिक्यूल था फॉर एग्जाम्पल। रिएक्शन जब आपका स्टार्ट नहीं हुआ हुआ होगा तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जीरो हुआ होगा, मतलब क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका बना नहीं है। लेकिन जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, मतलब रिएक्शंस आपके होते जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है 10 से पहले 9 बने तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ पे फिर आपका क्या बनेगा, 8 बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ पे आपका 7 बने तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 बनेगा। यहाँ पे आपका 6 बने तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 बनेगा। यहाँ पे आपका 5 बने तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, आपका 5 बनेगा। यहाँ पे आपका 4 बने तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी रिएक्शंस प्रोसीड हो रही है, मीन्स रिएक्शंस आपका हो रहा होगा, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में ग्रेजुअली क्या हो रहा होगा, डिक्रीमेंट हो रहा होगा। जबकि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या हो रहा होगा, आपका इंक्रीमेंट हो रहा होगा। इसी को आप बोलते हैं, दैट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस, मीन्स दिखाई देना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब किसका, गायब हो जाना। सो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को आप बताते हैं, दैट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइड बाय रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या उन दोनों के रेशियो को आप बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है रेट ऑफ रिएक्शंस को सिंबलाइज करके डेल्टा ए, मतलब कि कोई एक कंपाउंड है ए या मॉलिक्यूल है ए, उस ये जो ब्रैकेट ऐसे वाला होता है ना, ये कंसंट्रेशन को बताता है। किसको बताता है, कंसंट्रेशन को। केमिस्ट्री में जब कभी भी किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे ऐसे ब्रैकेट लग जाए, आप समझ जाइएगा कि ये कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। सो और ये डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस, और टी का मतलब है यहाँ पे टाइम, और ये कोई क्या है, आपका सबस्ट्रेट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, मतलब टाइम के चेंज होने से जो कंसंट्रेशन ए, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये रिएक्टेंट है तो इसको हम यहाँ पे ए लिख देते हैं। ए के कंसंट्रेशन जो चेंजेस आया होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि बराबर होगा रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब ये जो आपका प्रोडक्ट है वो मान लीजिए आपका क्या है, बी है, तो इसके कंसंट्रेशन में आए हुए चेंजेस को कब, टाइम ड्यूरेशंस के बाद, मतलब एक टाइम जब आपका बन रहा है या एक टाइम बीत रहा है उसके उस चेंज इन टाइम पे। तो मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे 0 मिनट का टाइम था, तो यहाँ पर आपका जब ये रिएक्शंस होगा तो मान लीजिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे तो ये 3 मिनट के बाद जो भी चेंजेस आपको दिखाई देगा बी के कंसंट्रेशन में, उसको आप क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। या चेंज इन प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में आए हुए चेंजेस को, और प्रोडक्ट के चेंज होने में जो लगने वाला टाइमिंग है, टाइमिंग के चेंजेस को लेकर के बेसिकली आप क्या बोलेंगे, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब सिंपल यही हुआ कि प्रोडक्ट का अपीयर होना और रिएक्टेंट का डिसअपियर होना। तो डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस के का जो टाइम ड्यूरेशन पे आपका टाइम ड्यूरेशन पर जो होता है उसी को आप बोलते हैं, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी के मन में क्या है, कोई सवाल आया कि यहाँ पे ये माइनस साइन क्या कर रहा है? जैसे मान लीजिए रिएक्शन है आपका, यहाँ पे ए प्लस बी एरो बनाकर लिखा गया है यहाँ पे पी। इसी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया गया है रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में। रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे बताया गया इज इक्वल टू माइनस ए कंसेंट्रेशन या चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, या आप लिख सकते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। यही बात ही बोल रहा है कि ये आपका रिएक्शन है, ये आपका ए और बी क्या है, आपका रिएक्शन है, और उसी रिएक्शंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इस वाले ऑर्डर के रेट के रिएक्शंस के हिसाब से। तो यही बता रहा है कि जो आपका ए और बी का कंसंट्रेशन में कमी आई हुई होगी एक किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे या चेंजेस में, उसी को आप रेट ऑफ रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। मैंने सवाल पूछा कि क्या कोई आप में से कोई बताने की कोशिश करेगा या किसी के दिमाग में ये बात खटका कि सर यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों है, जबकि यहाँ पे माइनस साइन कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, वेरी गुड। सो बेसिकली ए और बी क्या है, आपके एनर्जी मतलब कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए उसको माइनस साइन में। और जबकि आपका पी क्या है, प्रोडक्ट है, तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ेगा रिएक्शन के दौरान में, तो इसलिए उसका ना उसके आगे सामने क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है। चलिए,
वेरी गुड। सो यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को लेकर के, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपको क्या बताता है? किसी भी रिएक्शंस का ऑर्डर देखकर, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन अगर आपने सुना हुआ होगा केमिस्ट्री में, तो उसको बोलते हैं कि भैया ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। राइट, ऐसे आपको बोला जाता है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं ए प्लस बी, और इसको मिलकर क्या बन रहा है, पी। तो अगर इस रिएक्शंस की जो रेट होगी, मतलब कि जो प्रोडक्ट बनने की जो एफिशिएंसी है, जो रेट है, अगर इन दोनों में से किसी एक के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर इन दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा इस पी का बनना, तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर इन दोनों में से किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो बेसिकली क्या बोलेंगे, दैट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है कि जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, उन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पे प्रोडक्ट का बनना डिपेंड करता भी है या नहीं करता है। अगर करेगा तो कौन करेगा, एक करेगा, दो करेगा, तीन करेगा। अगर एक करेगा तो फर्स्ट, दो करेगा तो सेकेंड, तीन करेगा तो थर्ड, नहीं करेगा तो जीरो। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस शो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज हाई एज फुल्ली सैचुरेटेड। ये लाइन बड़ा ही मीनिंगफुल है और इसको अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। समझेंगे कैसे, इसको यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है कि एज फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास एक ऐसे बीकर है, और इस बीकर में आपके पास मान लीजिए कि 10 क्या है, एंजाइम है फॉर एग्जांपल, या चलो मैंने मान लिया 4 एंजाइम है। चारों एंजाइम से बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट कितना चाहिए, एक साथ में 4। कितना चाहिए, 4। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और इससे ज़्यादा हो, मतलब इतना ज़्यादा हो कि सारे जो चारों एंजाइम है वो एक साथ में अगर बाइंड करें तो भी हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम ना पड़े, उस कंसंट्रेशन को आप बोलते हैं दैट इज द फुल्ली सैचुरेटेड कंसंट्रेशन। यहाँ पे दिखाया गया है कि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन शो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज हाई एज फुल्ली सैचुरेटेड। मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा क्या हो, हाई होगा, उस टाइम पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसा होगा, दैट इज द जीरो होगा। मतलब क्या, उस टाइम पे इस एंजाइम्स के द्वारा रिएक्शंस के रेट को बढ़ाना सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज जितना सैचुरेट होने के लिए एंजाइम, इस एंजाइम को सबस्ट्रेट चाहिए था, उससे कई गुना ज़्यादा सबस्ट्रेट आपका मॉलिक्यूल है। तो सबस्ट्रेट को अगर आप फर्दर बढ़ाते हैं तो उनके रेट ऑफ रिएक्शंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत 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 ज़्यादा हो, उस टाइम पे एंजाइम बेसिकली आपको ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स क्या करता है, शो करता है। ये एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा एंजाइम के लिए, जब कंसेंट कंडीशन आपको दिया रहेगा कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो ये वाली जो पॉइंट मैंने आपको बताई है, इस पॉइंट से कितने लोगों को क्लियरिटी हुआ है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैंने आपको जो बताया वो चीज़ समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे आपको दिया गया नंबर पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब करेगा भैया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब करेगा? हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कब शो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि जब एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करे, डिपेंड करे, उसको आप बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जरा आप में से कोई दिमाग लगा के बताए कि कब कंडीशन ऐसा होगा जब आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलो करेगा एंजाइम मॉलिक्यूल। मान लीजिए फिर से, क्या? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का मतलब होता है कि जब किसी भी रिएक्शंस की रेट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में से
एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो उसको आप बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो का मतलब होता है किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कंसंट्रेशन आप कितना बढ़ाते जाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ का मतलब ये हुआ कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि आपके पास फिर से एक बीकर है और इस बीकर में आपके पास जो एंजाइम है वो मान लीजिए कितने हैं, 10 हैं। 10 एंजाइम मॉलिक्यूल हैं, राइट। और 10 एंजाइम मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में आपने सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में क्या डाला है, 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाला हुआ है, राइट। तो 5 है, इसका मतलब अभी भी आपके पास 5 फ्री एंजाइम प्रेजेंट हैं बाइंड करने के लिए। अगर आप 6 डालेंगे तो रेट ऑफ एक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। 7 डालेंगे तो भी क्या होगी, बढ़ेगी। 8 डालेंगे तो भी क्या होगी, बढ़ेगी। 9 डालेंगे तो भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। सो मतलब क्या, कि जब आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या हो भैया, लो हो, किससे, सैचुरेटेड कंसंट्रेशन से। किसी भी एंजाइम के सैचुरेटेड कंसंट्रेशन से सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर लो होगा, तो उस टाइम पे सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जाएंगे, एंजाइम सारे फटाफट क्या करेंगे, जो आपके बाइंड नहीं किए थे वो बाइंड करते जाएंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सो एंजाइम बेसिकली आपका दो तरीके का ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन शो कर सकता है, एक तो जीरो और एक तो फर्स्ट। कब, ये मैंने आपको बता दिया। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत 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 क्या हो, आपका ज्यादा हो, राइट, क्या हो, बहुत बहुत ही ज्यादा हो। किससे, सैचुरेटेड कंसंट्रेशन से, तब क्या करेगा भैया, शो करेगा जीरो ऑर्डर। और जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत 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 कम हो, किससे, सैचुरेटेड कंसंट्रेशन से, तो क्या शो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आया सब लोगों को। चलिए, वेरी गुड। सो यहाँ पे आपने अभी देखा कि बेसिकली एंजाइम मॉलिक्यूल के लिए मॉडल कौन कौन से हैं, और एंजाइम मॉलिक्यूल किस तरीके से आपका काम करता है, कौन सा वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंजाइम काइनेटिक्स को लेकर के, राइट। एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए। काइनेटिक्स जो वर्ड है, काइनेटिक्स जो वर्ड है काइनेटिक्स जो वर्ड है, वो वर्ड आपको लिया गया कहाँ से, दैट इज द केमिस्ट्री से। इसका मतलब होता है डायनामिक्स। क्या मतलब होता है, डायनामिक्स। इसका मतलब होता है दैट इज मीन्स व्हाट, कि जब आपका एंजाइम काम कर रहा हो रहा है तो उस टाइम की स्थिति क्या है, उस टाइम का रेट कैसा है, ऑर्डर क्या, जहाँ कहीं पे भी आपका काइनेटिक्स वर्ड आता है ना, वहाँ पे आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। नंबर पहला, टाइम स्केल ध्यान देना पड़ता है। नंबर दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ध्यान देना पड़ता है। नंबर तीसरा, नंबर ध्यान देना पड़ता है। जैसे जो लोग माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लाइक जैसे रानू है, इनकी पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में चल रही होगी, और प्रियंका भी हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी से ही हैं। सो आप लोगों ने जब बैक्टीरियल काइनेटिक्स की बात अगर आप करते हैं, आपने पढ़ा हुआ होगा, इवन इनफैक्ट सभी लोगों ने, जो लोग बायोटेक्नोलॉजी के हैं सब लोगों ने पढ़ा है बैक्टीरियल काइनेटिक्स, ग्रोथ या ग्रोथ काइनेटिक्स, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब आप ग्रोथ काइनेटिक्स की बात करते हैं तो आप क्या बताते हैं वहाँ पे, वहाँ पे वही बताते हैं ना कि उसका मीन ग्रोथ रेट क्या है, या उसका जनरेशन टाइम कितना है, या फिर उसका डबलिंग टाइम कितना है। ये सारे पे न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है, आपके सिलेबस में पढ़ना भी है। तो काइनेटिक्स का मतलब यही होता है कि आप किसी भी प्रोसेस की एनालिसिस कर रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल पे क्या चेंजेस जा रहा है, उसके कंसंट्रेशन में, उसके नंबर पे, उसके जनरेशंस पे, इन सब की बात होती है। तो एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब यहाँ पे यही होता है कि एंजाइम जब आपका काम कर रहा होता है तो उसके काम करने की रेट क्या है, किस पे वो डिपेंड कर रहा है, कितने तेजी से वो काम कर रहा है, एक टाइम इंटरवल पे वो कितना एफिशिएंट रह जाएगा, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं। सो एंजाइम काइनेटिक्स बेसिकली क्या है, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मींस व्हाट, कोई भी एंजाइम जो रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, वो कितना अमाउंट में कर रहा है और कितना एफिशिएंट काम कर रहा है, इसकी एनालिसिस कराता है आपका, दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आप कोई एक फिक्स नंबर लेकर के आएंगे। क्वालिटेटिव का मतलब होता है सिर्फ आप फिगर आउट करेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें ये पता चल गया कि एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, कितना कर रहा है ये हमको जानना जरूरी है, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंजाइम काइनेटिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब हो गया क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, मेजर रिएक्शंस रेट एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। मेजरमेंट करता है रिएक्शंस के रेट को और
सबस्ट्रेट एज वेल एज इनहिबिटर के बाइंडिंग एफिनिटी को, कि कौन सा मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में से एंजाइम के एक्टिव साइट से कौन कितना एफिनिटी के साथ में बाइंड कर सकता है। इसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शंस बताएगा, मतलब कि उस रिएक्शंस की रेट क्या चल रही है, फास्ट है, स्लो है, मीडियम है, जीरो है, क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा आपको, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में यहाँ पे तीन तरीका है, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड। जीरो का मतलब हुआ कि जब आपका रेट किसी भी कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, यहाँ पे जीरो हो गया। मतलब कि ये जो रिएक्शंस होगा उस रिएक्शंस में इस रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन को आप चाहे घटा दें चाहे आप बढ़ा दें, उनकी हेल्प से या उनकी वजह से उस रिएक्शंस की रेट पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ फैक्टर दूसरा कुछ होता है। जैसे आप सब लोगों ने देखा है कि फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। किसके प्रेजेंस में होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग सबसे मोस्ट प्रोबेबली लेके चलते हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस का आपको मालूम है कि बेसिकली ये लाइट के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शंस होती है। बाकी इनके लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, CO2 है, प्लस इसके बाद क्या है उसका H2O है, और इनसे बन क्या रहा होगा, दैट इज ग्लूकोज बनेगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे CO2 और H2O के कंसंट्रेशंस की मात्रा चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन अगर लाइट नहीं होगा तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो इससे ये बोल सकते हैं कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ना कि आपका इन दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। तो जब कभी भी किसी भी रिएक्शंस में उस रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनके कंसंट्रेशन पे वो रिएक्शंस का रेट डिपेंड ना करे, बल्कि कोई अदर फैक्टर पे डिपेंड करे, लाइक एज लाइट है, लाइक एज वाटर है, लाइक एज कोई एक मतलब कि कोई कोई एक सबस्टेट है जिसकी वजह से हेल्प से की वजह से हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि जहाँ पे जो भी आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मान लीजिए यहाँ पे ये ए रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है आपका बी रिएक्टेंट है, तो इस प्रोसेस के थ्रू बनने वाला जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बनना जब इन दोनों में से किसी एक पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर इन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करना शुरू करेगा तो उसको आप बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये इनका इक्वेशन है, जैसे कि आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड जीरो। यहाँ पे ए और बी क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, बड़ा वाला जो ब्रैकेट है कंसंट्रेशन को बताता है, के क्या है आपका कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के नाम से ये जाना जाता है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मिथेलिस एंड मेंशन का क्या अप्रोच है एंजाइम काइनेटिक्स को लेकर के, बड़ा ही फेमस रहे हैं। इनको इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया था केएम वैल्यू को लेकर के, और केएम वैल्यू से कई सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। ओके, सो देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि मिचेलिस और मेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से ये एंजाइम के काइनेटिक्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और बताते हैं कि आपको कि कैसा इनका मतलब कि वेलोसिटी होगी, मतलब रेट होगा, और कितना कंसंट्रेशन इनके लिए चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें आप इनसे बता पाएंगे। तो नंबर पहला यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो एक प्रपोज्ड रिएक्शन है वो क्या है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, और ये सबस्ट्रेट जब बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, ई एस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसके लिए जो कांस्टेंट होगा K1 होगा, और अगर आपका ये ई एस फिर से डिसोसिएट होकर के ई प्लस एस बनाएगा तो उसके लिए कांस्टेंट क्या होगा, K-1 होगा। इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से कन्वर्जन किस में होगा, ई और पी में, तो यहाँ पे इसके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K2 होगा। तो यहाँ पे तीन तरीके का आपका रेट कांस्टेंट आया, K1, K2 और K-1। -1 क्या है, रिवर्स वाले के लिए ये तब होगा जब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या हो आपका बन जाए। दिस मेंशन कांस्टेंट मींस Km की वैल्यू क्या है, तो ये आपको बताता क्या है, द concentration of a substrate at which reactions velocity reaches half of its maximum velocity। Km की वैल्यू एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होता है सबस्ट्रेट का जिस कॉन्सेंट्रेशन पे उस रिएक्शंस की मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है वो अपने आप पे क्या हो जाए, हाफ पे पहुंच जाए, उसको आप बोलते हैं के एम की वैल्यू मीन्स मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट। ये ग्राफ आपको बताता है कि मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है और यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ये इनका वेलोसिटी है। तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाला ग्राफ है, मतलब एक्सिस है, ये वेलोसिटी वाला क्या है आपका एक्सिस है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये वी मैक्स है, मतलब कि यहाँ पे पहुंच करके आपका ये जो वेलोसिटी है इस रिएक्शन की क्या हो रही है, मैक्सिमम हो जा रही है। और उसके लिए जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मान लीजिए ये है, मतलब यहाँ पे ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे की वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी मैक्सिमम हो जा रही है, राइट।
सो यही बता रहा है कि वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हो जाए, हाफ वेलोसिटी हो जाए, मतलब कि के एम इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं, वी मैक्स हाफ, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाए, उसी को आप बोलते हैं दैट इज द के एम के नाम से जाना जाता है। सो किसी भी एंजाइम का जो Km की वैल्यू होती है वो उसके सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बताता है। तो ऐसा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पे बेसिकली उस एंजाइम का मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी रिएक्शंस को करने की, उस मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ रिएक्शंस अगर परफॉर्म करे तो उसको आप बोलते हैं दैट इज अ के एम, मिचेलिस मेंशन कांस्टेंट। तो आप याद रखिएगा Km वैल्यू सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। शायद ये बात थोड़ी सी आप लोगों को नई लगी हो, क्योंकि दिमाग में पहले यही रहता है कि Km कोई एक कांस्टेंट है और इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया Km इज इक्वल टू वॉट, के माइनस वन का मतलब क्या हो गया, एंजाइम से जब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट से क्या बनेगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनेगा, प्लस K2 का मतलब ये हुआ, डिवाइड बाई K1। तो इस तरीके से आप Km की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फिगर आउट कर पाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और एंजाइम का कंसंट्रेशन क्या किया जाए, इंक्रीज किया जा रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीजेस। तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। मतलब क्या, सबस्ट्रेट मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में क्या था, 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था, राइट। और एंजाइम का जैसे सपोज एंजाइम पहले लिया गया कितना, मान लीजिए कि पहले स्टार्टिंग क्या लिया गया, 2 लिया गया, फिर इसके बाद 3 किया गया, फिर 4 किया गया, फिर 5 किया गया, फिर 6 किया गया, फिर 7 किया गया, फिर 8 किया गया, फिर 9 किया गया, फिर 10 कर दिया गया। तो चूंकि सबस्ट्रेट यहाँ पे आपके 10 है और उस 10 सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए 10 एक्टिव साइट आपके चाहिए, जो कि 10 एंजाइम का होना जरूरी है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 मॉलिक्यूल एक साथ में बाइंड करेंगे तो फटाफट रिएक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बेसिकली जब आपका एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं, तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि व्हेन ई वाज कांस्टेंट एंड एस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीजेस टू मैक्सिमम देन लीव्ड ऑफ। मतलब व्हाट, कि जब आप एंजाइम के कंसंट्रेशन को क्या कर दिए भैया, कांस्टेंट कर दिए, क्या कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। तो इनिशियली तो क्या होगा, आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो बेचारा सैचुरेट हो चुका होगा और आप कोई रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसको आप यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कैसे इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे दिया गया कि ये कांस्टेंट रहेगा। चलिए मान लीजिए आपका ये बीकर है और इस बीकर में आपके क्या है, 5 एंजाइम है फॉर एग्जांपल। तो ये पांचों जो आपके एंजाइम हैं, अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंजाइम कंसंट्रेशन वाज कांस्टेंट एंड सबस्ट्रेट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे मान लीजिए सबस्ट्रेट को आपने क्या किया, पहले 1 डाला, फिर इसके बाद आपने क्या किया, 2 डाला, फिर इसके बाद आपने क्या किया, 3 डाला, इस तरीके से आप डालते चले गए, डालते चले गए। तो जब तक इस एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है, उस एंजाइम के सारे एक्टिव साइट आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं हो जाते हैं, तब तक तो इनका रेट क्या होगा, आपका बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन जब आपका सबस्ट्रेट सारे एंजाइम को एक साथ में बाइंड करने वाले कंसंट्रेशन पे आ जाएगा, उस टाइम पे कोई भी एंजाइम आपका फ्री फॉर्म नहीं दे पाएगा, तब आपका फर्दर रेट ऑफ रिएक्शंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब कि वो ऑफ हो जाएगा, जो उस टाइम पे था वही होके रह जाएगा। यहाँ पर आपने दो स्टेटमेंट देखा कि अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन को क्या किया जाए, कांस्टेंट रखा जाए और एंजाइम को बढ़ाया जाए, तो वहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि एंजाइम के बढ़ने की वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरे केस में दिया गया कि अगर मान लीजिए कि आपका जो एंजाइम है उसको कांस्टेंट रखा जाए, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए, तो उससे क्या होगा कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगी वो पहले तो बढ़ेगी, लेकिन फिर बाद में क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है, जरा जल्दी जल्दी फटाफट कंफर्म कर दें। चलिए, वेरी गुड।
ओके, मिचेलिस मेंशन का इक्वेशन क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखता है देता है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि V इज इक्वल टू वी मैक्स कंसंट्रेशन S डिवाइड बाई के एम प्लस एक्स। वेलोसिटी है जो कि आपका यहाँ पे दो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, वी मैक्स पे, वी मैक्स पे, वी मैक्स का मतलब हुआ वेलोसिटी मैक्सिमम और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिवाइड बाई के एम प्लस सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे, जहाँ पे वेयर वी मैक्स एंड के एम बोथ आर क्या है आपके कांस्टेंट होते हैं। ये वैल्यू भी क्या है आपकी एक कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी क्या है आपकी एक कांस्टेंट होती है। तो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में यहाँ पे क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो इसी को आप बोलते हैं मिचेलिस मेंशन इक्वेशन, जो कि आपको कई बार एग्जाम में सवाल में पूछा जा चुका है। इनमें से क्या चीज़ क्या आपको बताता है। यहाँ पे देखिए कि कंडीशन आपको दिया गया है कि व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज लोअर देन केएम। केएम क्या है भैया, वी मैक्स हाफ। तो बताया जा रहा है कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत 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 कम हो, किससे, केएम से, तब क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को। इस पे डिपेंड करेगी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को। सबस्ट्रेट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके एंजाइम क्या होंगे, एक्टिव होते जाएंगे, और एंजाइम मोर एंड मोर एंजाइम क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे। तो उसको आप बोलेंगे दैट इज द सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो केएम की वैल्यू जब क्या हो, ज्यादा हो, सबस्ट्रेट की वैल्यू क्या हो, बहुत ही कम हो, उस केस में सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे ही क्या करता है, डिपेंड करेगा रिएक्शन। दूसरा कंडीशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो केएम की वैल्यू से, तो क्या होगा भैया, सीन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जब आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, दैट इज द केएम वैल्यू से। तो उस केस में क्या होगा, वी मैक्स इज इक्वल टू या वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वी मैक्स हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपके एंजाइम्स होंगे वो उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। तो जितना उनसे जितना सपोज कीजिए अगर आपका 10 एंजाइम होगा तो 10 एंजाइम के पास क्या होगा, 10 ही साइट्स होंगे। 10 साइट जितना वो बाइंड कर सकते हैं बेचारे, तो उन्होंने क्या किया, उसको बाइंड किया और उसको फर्टिलाइज करने का काम किया। बाकी सारे जो आपके वो हैं वो फ्री फॉर्म में रह जाएंगे, मतलब कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या होगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन एस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के एम, मतलब कि व्हाट, कि जब आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो, आपको के एम के बराबर बराबर हो जाए, तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स बाई टू। मतलब वी की वेलोसिटी जो होगी आ, उसकी वैल्यू वी मैक्सिमम की क्या होगी, हाफ हो जाएगी। यही लाइन आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यही से सवाल आपके एग्जाम में सी एस आई आर में बनते हैं। तो क्या समझा आपने यहाँ पे इस स्लाइड से, और इस चीज़ से क्या आपको चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, क्या चीज़ आप समझ पाए हैं? क्या, वेरी गुड। चलिए और कोई, अरे इतना इतना टाइम लगेगा, बोलिए भाई। ये सारे पॉइंट आपको जो अभी समझाए गए हैं मिचेलिस मेंशन इक्वेशंस में, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? ओके। अनामिका ने क्या मैसेज किया हुआ है? अनामिका ने मैसेज क्या किया हुआ है कि समझ में आया है कि नहीं आया है? अभी आगे बहुत सारे ग्राफ आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ समझना बस यही है कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन केएम से अगर क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तो उस टाइम पे वेलोसिटी जो होगी डिपेंड करेगी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। सिंपल सा स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो,
बहुत बहुत कम हो किससे, केएम का मतलब कि ये है केएम। केएम से ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो अलग बात होगी, और केएम से कम कंसंट्रेशन होगा तो अलग बात होगी। जब केएम से कम कंसंट्रेशन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। सबस्ट्रेट आपका बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, बढ़ती जाएगी। यही बात ये बताना चाह रहा है। दूसरा यहाँ पे दिया गया कि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब इसकी बात कर रहा है। मतलब ये केएम की वैल्यू हो गई, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपका समथिंग यहाँ पर आ रहा होगा, तो उस केस में आपका जो होगा वो वी वेलोसिटी जो होगी वही आपका क्या होगा, वी मैक्स होगा। मतलब कि ये वेलोसिटी जो होगा वही क्या होगी, उसकी वी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ये स्टेटमेंट है। तीसरा है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जब क्या हो, उसके बराबर बराबर, मतलब इसकी बात कर रहा है एग्जैक्टली exactly, ये वाले कंसंट्रेशन का यही इतना कंसंट्रेशन है जी, जो कि केएम है और वही क्या ऐसा कंसंट्रेशन है। तब क्या होगा, वी इजकल टू क्या हो जाएगा, दैट इज अ वी मैक्स डिवाइड बाई टू, यही तो आपको बताया गया। तीन इक्वेशंस यहाँ पे निकल कर क्या आया, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, वी इज इक्वल टू वी मैक्स, और v इज इक्वल टू मैक्स वी मैक्स डिवाइड बाई टू। यही तीनों है। ये तब जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो, और ये तब जब बहुत ज़्यादा हो, और ये तब जब आपके दोनों क्या हो, बराबर हों। ओके, एंजाइम यूनिट, एंजाइम क्योंकि कैटालाइज करता है तो उसके लिए आपका एक यूनिट है यहाँ पे जिसको कैट बोलते हैं। कैटल इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजाइम का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है। और टर्नओवर नंबर मींस के कैट के नाम से जाना जाता है। टर्नओवर नंबर का डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम इन अ यूनिट टाइम। एक किसी यूनिट टाइम में किसी भी एंजाइम के द्वारा किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के सम नंबर को आप बोलते हैं टर्नओवर नंबर। इसी टर्नओवर नंबर से आप उस एंजाइम की एफिशिएंसी की बात करते हैं कि वो कितना ज़्यादा एक्टिव एंजाइम है या कितना फास्ट क्या है आपका एंजाइम है। सो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट बाय एन एंजाइम इन यूनिट टाइम। किसी भी एक यूनिट फिक्स टाइम में किसी भी एंजाइम के द्वारा किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट में, उसी को आप बोलते हैं दैट इज द टर्नओवर नंबर। ओके, सो के कैट इज इक्वल टू, यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दे रखा है वी मैक्स अपॉन ई टी, जहाँ पे ई टी क्या, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो टोटल कंसंट्रेशन जो होगा आपका एंजाइम का वो, और उसके वी मैक्स के रेशियो को के कैट निकल जाएगा। के कैट आसानी से आप निकाल पाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ के एम एंड वी मैक्स वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी एस आई आर के एस्पिरेंट्स के बच्चों के लिए। के एम की वैल्यू और वी मैक्स की वैल्यू में क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो नंबर पहला, वी मैक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शंस के। किसी भी रिएक्शंस का वी मैक्स अगर ज़्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। के कैट अपॉन के एम रेशियो, मतलब के कैट मतलब कि क्या है, टर्नओवर नंबर, और के एम मीन्स आपका वी मैक्स का हाफ। इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या बताता है, मेजर करता है एंजाइम एफिशिएंसी। किसी भी एंजाइम की एफिशिएंसी क्या है और कितनी है, उस चीज़ को बताने के लिए आपका के एम और के कैट की एक्टिविटी को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, उनके रेशियो को। रेशियो से क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, यहाँ पे जरा देखिए आप। तो यहाँ पे अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि कोई भी एंजाइम है, मान लीजिए यहाँ पे दो एंजाइम है, सपोज कीजिए ए है और बी है, राइट, और इसके लिए के कैट और के एम की वैल्यू, और इसके लिए के कैट और के एम की वैल्यू अगर आपको दी हुई हो, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा एंजाइम ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा ज़्यादा एंजाइम आपको कम है। तो याद रखिए, किसी भी एंजाइम की एफिशिएंसी के लिए के एम की वैल्यू शुड बी लो। के एम इज इक्वल टू शुड बी लो and k cat should be high। ये कॉम्बिनेशन जहां कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, आप उसको बता देना कि यही वाला एंजाइम आपका क्या है, मोर एफिशिएंट है। और इससे आपके पार्ट सी सेक्शन में सी एस आई आर में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तीन एंजाइम दिया था, तीनों एंजाइम की के कैट, के एम वैल्यू और वी मैक्स की वैल्यू देकर के आपसे पूछा गया था कि कौन सा एंजाइम की एफिशिएंसी ज़्यादा है। सो के एम और के कैट का रेशियो जो है आपको बताता है कि एंजाइम कितना एफिशिएंट है। और जैसे सपोज कि मैं अगर आपको यहाँ पे देता कि मान लीजिए यहाँ पे के कैट की वैल्यू फॉर एग्जांपल के लिए कि के कैट की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 है, के एम की वैल्यू मान लीजिए आपका यहाँ पे 2 है। यहाँ पे के कैट की वैल्यू अगर आपको दिया था सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 है, और के कैट की के एम की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 1 है।
तो अगर इन दोनों एंजाइम्स में से अगर आपको कंपेयर करना रहेगा कि कौन से एंजाइम की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो आप क्या बताएँगे? सेकंड वन मतलब बी एंजाइम, है ना? तो आपको ध्यान में क्या दिया आपने कि के कैट वैल्यू शुड बी हाई और केएम वैल्यू शुड बी लो। सो केएम का जो रिलेशन है एंजाइम की एफिशिएंसी से वो कैसा है? इनवर्सली। ये सारी जो बातें मैं बोलता रहता हूँ ना, इसको आप लोग कभी कहीं कहीं पे नोट भी कर लिया करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई कहीं मिलेगी नहीं ऐसे इसमें पीडीएफ। हाँ, तो केएम की जो वैल्यू है, अगर सपोज़ सिर्फ़ केएम की वैल्यू को देख कर के, सपोज़ मैंने आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि मान लीजिए आपके पास ऐसे 3-4 एंजाइम हैं, ए, बी, सी, डी, ई, और यहाँ पे आपको केएम की वैल्यू क्या किया है, दे दिया जाए। मान लीजिए इसके लिए आपको दे दिया गया है 10, इसके लिए दिया गया 15, इसके लिए दिया गया 25, इसके लिए 20, इसके लिए दिया गया 25, इसके लिए दे दिया गया 30, और आपसे अगर पूछा जाए कि इन पाँचों में से सबसे हाईएस्ट एफिशिएंट एंजाइम कौन है, तो क्या आप क्या बताएँगे? वेरी गुड, बता पाया ना? हाँ, तो आप समझिए कि Km इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। और अगर यही वैल्यू मैं यहाँ पे Km हटा करके K कैट कर दूँ, तो भैया क्या हो जाएगा आंसर? वेरी गुड, इसका मतलब एंजाइम ई। तो ये सिग्निफिकेंस है, ये बताते हैं कि कौन सा एंजाइम कितना एफिशिएंट है, ये आपको बताएगा Km और K कैट। इंडिविजुअली भी जान लिया आपने और उनका रेशियो भी जान लिया। जाइमोजेन क्या बताता है? जाइमोजेन, चलिए फटाफट यहाँ पे कुछ एंजाइम से रिलेटेड टर्म्स हैं, सारे एक जैसे आपको सुनने में लगेंगे। जाइमोजेन्स, लाइसोजाइम, राइबोजाइम, आइसोजाइम, एबजाइम, एंजाइम। बताइए फटाफट, कितना कितना जानते हैं सब लोग आप लोग? जाइमोजेन को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इनएक्टिव स्टेट ऑफ एंजाइम। मेरी आवाज मुझे ही सुनाई क्यों दे रही? क्या किसी ने स्पीकर और माइक को कुछ छेड़छानी की है? अब नहीं आ रही, ओके। चलिए दूसरा है लाइसोजाइम क्या है? बताइए फटाफट। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम एंजाइम एक क्या है कोई? हाँ, ये तो हम समझ गए एंजाइम है क्या मतलब? कहाँ पे पाया जाता है, क्या इसका फंक्शन है, क्या करता है? कहाँ कहाँ मिलेगा ये लाइसोजाइम? सलाइवा में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? और? वेरी गुड, इनका काम क्या है? चलिए ठीक है, मतलब कि ये भी एक प्रोटियोलाइटिक क्लास ऑफ एंजाइम की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन के पेप्टाइड को डिग्रेड करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि बेसिकली जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, जिसका कि यूनिट होता है दैट इज द नैग और नैम, ये हर एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ हर सेवेंथ नंबर पे आने वाले यूनिट नैग और नैम में आने वाले जो आपके एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, इस अमाइनो एसिड पे काम करता है आपका, दैट इज द लाइसोजाइम। इनको आपको अलग से भी पढ़ाएंगे, जब बताएंगे आपको बैक्टीरियल सेल वाला पढ़ाएंगे तब। ओके, सो फिजिकली जाइमोजेन क्या आपका इनएक्टिव फेज होता है, लाइसोजाइम क्या आपका एक प्रोटीनलाइटिक क्लास ऑफ एंजाइम होता है जो कि आपका लाइसिस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। राइबोजाइम क्या है? हाँ जी, ये आपका हो गया प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये क्या है?
राइबोजाइम क्या है? आरएनए कैटलिस्ट, है ना? या बोल सकते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। चलिए, आइसोजाइम क्या है? अरे, बताते ही बताते भूल गए आप। गुड। कैटलाइज सेम काइंड ऑफ रिएक्शन। एबजाइम। हाँ जी, बताइए। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हो, कोई बता सकता है क्या चीज का है? गुड। तो एबजाइम आप टर्म यूज तब करते हैं जब कोई एंटीबॉडी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करती है। सो एंटीबॉडी कैटलिस्ट को आप बोलते हैं एबजाइम। जैसे आपने यहाँ पे बोला आरएनए कैटलिस्ट को बोलते हैं राइबोजाइम, ऐसे ही एंटीबॉडी कैटलिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई एंजाइम के पास कैटालाइज करने वाली एबिलिटी आ जाती है तो उस एंजाइम उस एंटीबॉडी को आप एबजाइम के नाम से जानते हैं। और एंजाइम किसको बोलेंगे? बायो कैटालिस्ट। तो ये कुछ एक जैसे वर्ड थे जिनको मैंने यहाँ पे लगाया है, इनको अच्छे से समझ लीजिए क्या किसका मतलब होता है। कई बार एग्जाम में ये एबजाइम को लेकर के पूछा जा चुका है, शायद ये हो सकता है कुछ लोग। हाँ, क्या? कैट मैक्स? आप इसको लिख पाएंगे क्या? क्योंकि आपकी आवाज ना थोड़ी फट जा रही, तो मैं सुन नहीं पा रहा। अच्छा, ओके। कैट मैप। कोई मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो, कोई भी एंटीबॉडी के पास जब कैटालिटिक एक्टिविटी आ जाती है तो उसको आप ये एक कॉमन सा टर्म है एंजाइम को एंटीबॉडी को लेकर के। ये तो इन्होंने स्पेसिफाई एग्जांपल दे दिया कैट मैप का लेकर के कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के पास कैटालिटिक एक्टिविटी हो जाए, ये भी एग्जांपल सही है, और भी हो सकते हैं। तो जब एंटीबॉडी के पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी आ जाए तो उसको आप एंजाइम के नाम से जानते हैं। चलिए, होपफुली कि ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे और ऊपर की जो लाइन थी वो भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि क्या इसका होता है। हाँ, 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 बोलिए। क्या क्या होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है इनका। इनका सवाल है कि क्या एंजाइम हमारी बॉडी में पाया जा सकता है क्या? तो एग्ज़ैक्टली हमारी बॉडी में भी बहुत सारे कंडीशंस ऐसे आते हैं जहाँ पे एंटीबॉडी को आपको एज़ अ कैटालिसिस का काम करना पड़ता है। मतलब वो किसी रेट को, किसी भी रिएक्शंस की रेट को बढ़ाता है। आपने एक टर्म सुना है ऑप्सोनाइजेशन? ऑप्सोनाइजेशन से आपने क्या पढ़ा कि जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है ना, जिसमें कि आपके माइक्रोफाजेज जो सेल्स होते हैं वो किसी पार्टिकल्स को इंगल्फ करके क्या करते हैं, इम्प्रूव खाते हैं। इस फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एंटीबॉडी भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको कि आपने एडीसीसी का नाम दिया था, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल टाइसोसाइटोसिटी। और ऑप्सोनाइजेशन, ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके ऐसे हैं जिनमें
एंटीबॉडी इन दोनों प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, मतलब इन्हांस करने का काम करता है। ठीक है अदृश्य? ओके, चलिए। सो एंजाइम कैटालाइज में मतलब काइनेटिक्स में आपने मिचेलिस मेंशन को पढ़ा। अभी ये थोड़ा सा उनसे और मॉडिफाइड वर्जन है, और एडवांस वाले में जिनको कि हम लाइन बियर बर्फ प्लॉट के नाम से जानते हैं या इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। सो देखेंगे कि ये लाइन बियर बर्फ प्लॉट या इक्वेशंस क्या आपको बताता है और किस तरीके से ये ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पे आपको नॉर्मली दिया जा रहा है कि जो आपका मिचेलिस मेंशन का इक्वेशन है, जिसको कि आप वी नॉट या वी इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस एस से बोलते हैं। इन सारे इक्वेशंस को क्या कर दिया गया, रेसिप्रोकल कर दिया गया। क्या किया गया, रेसिप्रोकल कर दिया गया, मतलब जस्ट उल्टा कर दिया गया, वन बाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे वी मैक्स था, तो ये क्या हो गया, दैट इज वन बाई वी मैक्स। यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, मतलब के एम प्लस एस डिवाइड बाई वी मैक्स प्लस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब ये पूरा यहाँ चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसी को आप बोलते हैं लाइन बीवर बर्ग इक्वेशन और बर्ग प्लॉट के नाम से जाना जाता है। सो व्हाट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मिचेलिस मेंशन की इक्वेशंस को का रेसिप्रोकल क्या किया गया, वैल्यूज ली गई या रेसिप्रोकल कर दिया गया, तो उस इक्वेशंस को या उस प्लॉट को लाइन वीवर बर्ग प्लॉट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपको बेसिकली बताया जा रहा है कि ये वन बाई वी मैक्स इज इक्वल टू के एम। अब इसको अलग अलग करना पड़ेगा, के एम डिवाइड बाई वी मैक्स प्लस एस डिवाइड बाई वी मैक्स। तो ये इक्वेशन जो होगा, इसको इस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसको और भी शॉर्ट किया गया, यहाँ पे देखिए इक्वल टू क्या किया, वन बाई वी इक्वल टू के एम डिवाइड बाई वी मैक्स प्लस यहाँ पे क्या आपका एस एस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, दैट इज वी मैक्स। ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा, सिर्फ वी मैक्स। तो इस तरीके से ये और भी शॉर्ट फॉर्म है इसका, मतलब ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर आपको इक्वेशन देता है तो आप उसको समझ जाइएगा कि कैसे बनता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि जैसा कि आपने देखा था उसमें मिचलिस मेंशन वाले में, तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया था कि इस तरीके का आपका ग्राफ था और ऐसे आपको कुछ कंसंट्रेशन का बना हुआ था, जहाँ पर आपने देखा था कि हाँ इस तरीके से क्या है आपका ये के एम की वैल्यू थी और ये पूरा आपका क्या था, दैट इज द वी मैक्स की वैल्यू थी। इस तरीके से आपके ये बने हुए थे, राइट। यहाँ पर आप देखिए रेसिप्रोकल है चूंकि, तो क्या होगा, ये वाली जो पॉइंट होगी, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका वन अपॉन वी मैक्स होगा। पीछे की तरफ जो आएगी वैल्यू वो क्या होगी, वन बाई के एम होगा, मतलब के एम की वैल्यू यहाँ पे होगी। और ये वाला जो होगा दैट इज वन बाई एस मीन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ पे, के एम की वैल्यू आपकी यहाँ पे, वी मैक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे, और ये जो आपका स्लोप है वो के एम अपॉन वी मैक्स की वैल्यू को बताता है। तो ये इक्वेशन, ये प्लॉट को आप बोलते हैं लाइन बीवर बर्ग प्लॉट के नाम से जाना जाता है। तो इस वाले एक्सिस पे क्या है आपका, वन बाई वी मैक्स है, मतलब कि आपका वेलोसिटी है। ये वाले पे क्या, वन बाई एक्स है, और यहाँ पे क्या आपका वन बाई के एम है। तो इस वाले एक्सिस पे जहाँ कहीं पे भी जाएगा वो क्या आएगा, दैट इज आपका वी मैक्स आएगा, मीन्स वन बाई वी मैक्स। ये वाले एक्सिस पे जहाँ कहीं पीछे की तरफ मिलेगा माइनस साइन में, वो क्या मिलेगा, दैट इज द के एम। और इधर तरफ जो होगा आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा। तो इसी को आप बोलते हैं लाइन बीवर बर्ग इक्वेशन और बर्ग प्लॉट के नाम से जानते हैं। इसके बाद एडाइफ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ओके। ओके, एडाई हॉफस्टो प्लॉट। तो यहाँ पे एडाई हॉफस्टी प्लॉट का क्या कॉन्सेप्ट है, इनको भी आप देख लीजिए। जो आपने वहाँ पे देखा था रेसिप्रोकल के फॉर्म में, उनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस किया गया। यहाँ पे v डिवाइड बाई एस है, मतलब कि वेलोसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का इज इक्वल टू माइनस साइन में है यहाँ पे v अपॉन के एम प्लस वी मैक्स अपॉन के एम। इस इक्वेशंस को आप या इस प्लॉट को आपको इस नाम से जाना जाता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन मैं एंजाइम काइनेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आपको सिर्फ मिचेलिस मेंशन और लाइन बीयर प्लॉट आपको पढ़ाया जाता है। इनका जो प्लॉट बनेगा कैसे बनेगा, ये वाली जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, दैट इज वी होगी। ये वाला जो एक्सिस होगा वी बाई एक्स होगा, और ये जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, वन बाई के एम का क्या होगा, रेशियो होगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी आपकी क्या आएगी, दैट इज वी मैक्स अपॉन के एम आएगा। ये वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी, वी मैक्स आएगी। मतलब इस एक्सिस पे अगर सपोज यहाँ पे बनेगा तो भी क्या होगा, वी मैक्स होगा, यहाँ पे बनेगा तो भी क्या होगा, आपका वी मैक्स होगा। तो ये तीन तरीके के आपके ग्राफ बनते हैं एंजाइम के काइनेटिक्स को लेकर के, मिचेलिस मेंशन का, लाइन ब्यूलर प्लॉट का, या एडाई
हॉफ-स्टी प्लॉट को लेकर के ग्राफ आपका बनाया जाता है। आपके एग्ज़ाम में 2 ग्राफ आपको दिए जाते हैं, लाइन बियर वर्ग प्लॉट और मिचेलिस-मेंशन ग्राफ। इन दोनों को लेकर के कंपैरेटिव स्टडी करने को आती है और पूछा जाता है कि कौन-सा आपको ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एंजाइम वाले को, कौन-सा विदाउट एंजाइम वाले को, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंजाइम इन्हिबिटर। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि अभी आप लोगों की कंडीशन में क्या है? क्या अभी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आज के लिए इनफ है? हमारा एंजाइम का पोर्शन खत्म हो गया। हाँ, ओके, ओके। एंजाइम इनहिबिटर अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, काफ़ी लेंदी टॉपिक है। यहाँ पर आपको कई सारे ग्राफ कंपैरिजन करना पड़ेगा। इनके अलग-अलग केसेस के लिए आपके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट भी होते हैं, तो बेटर होगा कि इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। और आज की क्लास जो है उसको अच्छे तरीके से आप रिविज़न कर लीजिएगा। और इसके साथ-साथ में अगर आज की क्लास से कुछ डाउट रहेगा तो कल की क्लास में आप लोग उसको पूछ पाएँगे, ठीक है?